हे गाइस, वेलकम टू एलियो एजुकेशन। चलिए एक और नई वीडियो के साथ और कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। पिछला वीडियो हमने इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड पे देखा। आज का भी वीडियो कंटिन्यू करते हुए इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड पर ही है। इसमें भी हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एमसीक्यू बेस्ड। तो देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। वैसे पहले 10 क्वेश्चन हमने पहली वीडियो में डिस्कस कर लिए थे, इसलिए अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहले 10 क्वेश्चंस का वो वीडियो देख लीजिए। अब ये क्वेश्चन नंबर 11 आ रहा है। क्या कह रहा है? ए सिलेंडर ऑफ रेडियस कैपिटल R एंड लेंथ कैपिटल L is placed in a uniform electric field capital E parallel to the cylindrical axis. The electric flux for the surface of the cylinder is given by। मतलब अब पहले तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? मतलब अगर हमने किसी एक क्लोज्ड सरफेस के अंदर कोई चार्ज रख दिया, ये प्लस क्यू चार्ज मान लीजिए मैंने किसी बंद सरफेस के अंदर रख दिया, तो इस पॉजिटिव चार्ज से जो ये लाइंस निकलती हैं, ऐसे ऐसे करके जो लाइंस निकलती हैं, ये लाइंस ही किसको बताती हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बताती हैं। यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग ए सरफेस नॉर्मली इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बात चल रही है हमसे कि अगर कोई एक सिलेंडर जिसकी रेडियस R है, मान लीजिए कि कोई एक सिलेंडर है जिसकी रेडियस R है और लेंथ कितनी है? L है। ओके चलिए, तो लेंथ दी गई है L, रेडियस दी गई है R। अगर एक सिलेंडर को जिसकी रेडियस R है, लेंथ L है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया इस प्रकार से, इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द सिलिंड्रिकल एक्सिस। ओके, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस सिलिंड्रिकल एक्सिस के क्या है? पैरेलल है। ठीक है, तो अब हमसे पूछा टोटल फ्लक्स फॉर द सरफेस ऑफ द सिलेंडर इज, मतलब इस सिलेंडर के सरफेस से टोटल कितना फ्लक्स पास होगा। अरे भाई, फ्लक्स पास कराने के लिए ज़रूरी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो सरफेस को क्या करनी चाहिए? क्रॉस करनी चाहिए। तो सरफेस को क्रॉस कराने के लिए ज़रूरी हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके सरफेस के परपेंडिकुलर होने चाहिए या फिर कुछ एंगल पे होने चाहिए। ये तो बिल्कुल पैरेलल हैं। तो अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं, ठीक है ना, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं इस प्रकार से, और वैसे ही हमने ये सिलेंडर रख दिया और ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, तो सरफेस को कहाँ क्रॉस कर पाएंगे? वो तो इसके पैरेलल गुजर जाएंगे ना। सरफेस को क्रॉस करने के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से आनी चाहिए या ऐसे आनी चाहिए। मतलब कुल मिलाकर या तो ऑब्लिकली आनी चाहिए या तो 90 डिग्री के एंगल पे आनी चाहिए। पैरेलल आने पर तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? जीरो। और वैसे भी हमने पढ़ा है कि फाई बराबर क्या होता है? ई डॉट डी एस। तो ई डॉट डी एस में ये हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा। ये भी हमने फॉर्मूला पढ़ा। थीटा की वैल्यू यहाँ 90 डिग्री ले जाएगी। क्यों? क्योंकि एरिया वेक्टर जो होता है ना सरफेस के ऊपर डाला गया एरिया वेक्टर, तो ये कितना हो जाएगा? ये है एरिया वेक्टर। तो ds की डायरेक्शन ये हो जाएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, सॉरी ये ds वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो दोनों के बीच का एंगल 90। एंगल रख दीजिए, फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ई डी एस कॉस 90 मतलब ज़ीरो। वैसे डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं आपको, आप ये तो पूरा समझाने की तरीके से हो गया। अगर आपको लिटरली समझाना हो कि कैसे जीरो आ गया, फाइव फ्लक्स जीरो कैसे आया, अदरवाइज सिंपल सी कहानी है। अगर कोई सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा हुआ है तो उसको क्रॉस करने वाला फ्लक्स जीरो होगा, क्योंकि उसको क्रॉस कर ही नहीं पाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और कोई भी सरफेस एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं तो इसका मतलब है कि सरफेस के पैरेलल रखे होने पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो डी ऑप्शन इसका आंसर सही होगा, जीरो है ना। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट वेरीज एज r टू द पावर 0। ओहो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो r की पावर 0 पर डिपेंड कर रही है, यानी कि ऐसे वेरी कर रही है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी होगी? मतलब इसने पूछा कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड R की पावर 0 पर डिपेंड करती है, यानी कुल मिला के समझ लीजिए R पे डिपेंड करती ही नहीं है, क्योंकि R की पावर 0 के मतलब 1 होगा, यानी 1 मतलब कांस्टेंट। तो R पर डिपेंड ही नहीं करेगी। जब कोई चीज़ R पर डिपेंड नहीं करेगी तो तभी उसको ऐसा लिखा जाएगा कि E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R की पावर 0। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं बिना टेंशन के। मतलब मैं तो आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, अदरवाइज़ अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की हुई है, थ्योरी आपने ढंग से पढ़ी है, तो ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको देखकर ये आप आसानी से टिक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट वेरीज एज r टू द पावर 0 4। किसके लिए ऐसा होता है? तो पहला पूछा एन इलेक्ट्रिक डायपोल, नहीं बिल्कुल नहीं। आपने इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मूला पढ़ा होगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
2p 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। एक और पढ़ा होगा आपने, ये एक्सियल के लिए होता था और इक्वेटोरियल के लिए आपने पढ़ा होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर क्यूब। तो इसका मतलब है ये तो r पे डिपेंड कर रही है, यानी कि डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है। पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरे भाई ये एक पॉइंट चार्ज, अरे भाई एक पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो हमने पहले से पढ़ा हुआ है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट q अपॉन आर स्क्वायर, पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। तो इसका मैं ऐसे अंदाज में आपको चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आपको चीज़ें एक क्वेश्चन करने के बाद आपको और भी क्वेश्चन करने का मौका मिल जाएगा। भाई ये फॉर्मूला भी साथ साथ रिवाइज हो गया ना। ऐसे तो मैं बता सकता था डायरेक्टली कि इन चारों ऑप्शन में से मैं चारों पढ़ता और कहता इसकी होती है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आर पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन ऐसे बताने से फ़ायदा नहीं है। तो तीसरा जो है ए प्लेन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, थर्ड वाला। तो थर्ड में कहा है कि प्लेन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कुछ ऐसा ही होता है, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब अगर आपने ये ध्यान दिया है तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट में हम कह सकते हैं सिग्मा जो होगा वो Q अपॉन A के इक्वल होगा और ये एप्सिलॉन नॉट होगा। इसमें R की कोई वैल्यू की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। एक इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज की बात कर रहे हैं, तो इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। मतलब डिस्टेंस कुछ भी रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इस साइड इतनी रहनी है, इस साइड इतनी रहनी है, तो वो आपका फिक्स है, वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब इसका सी पार्ट ही सही आंसर हो जाएगा। लेकिन एक बार फिर भी डी पार्ट को भी पढ़ लीजिए। कहा गया ए लाइन चार्ज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, नहीं, एक लाइन चार्ज जिसकी इनफाइनाइट लेंथ हो उसके कारण बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, जिसमें लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसका मतलब ये भी आर पे डिपेंड करती है, तो आप ये नहीं कह सकते, ठीक है ना, नीचे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर यहाँ होता है, ठीक है। तो सी पार्ट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, चलिए 13 कह रहा है एन इलेक्ट्रिक चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब ऑफ साइड ए, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन वन ऑफ इट्स सरफेस विल बी। वाह क्या मज़े का क्वेश्चन है। यही क्वेश्चंस तो बस तैयार बैठे हुए हैं बोर्ड में आने के लिए। मान के चलिए कि यही सब क्वेश्चंस बोर्ड में आने हैं, इसी तरह के क्वेश्चंस बोर्ड में आने हैं सिंपली। तो क्या कहा गया, एक चार्ज है जो कि कहाँ रखा हुआ है, एक क्यूब के अंदर रखा हुआ है, क्यूब के सेंटर पर रखा हुआ है। चलिए भाई रख लेते हैं, ये रहा क्यूब के सेंटर पर रखा हुआ एक चार्ज, यहाँ कहीं क्यूब, ओके। फिर इसने क्या कहा, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन वन ऑफ इट्स फेस विल बी। पहली बात, एक क्यूब में कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। क्यूब के अंदर 6 फेस, 6 फेसेस होते हैं, है ना। आप जिस कमरे में बैठे हैं वो कमरा भी एक क्यूब ही हो सकता है, क्यूबिकल शेप का हो सकता है, तो उसके अंदर भी 6 फेस है। एक ये वाला, एक ये वाला, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, एक सामने वाला, एक इधर पीछे वाला। तो एक क्यूब में 6 फेस होते हैं। और हम जानते हैं कि गॉस ने बताया हमें, गॉस थ्योरम के मुताबिक किसी भी एक बंद सरफेस से, किसी एक क्लोज लूप से या किसी क्लोज्ड सरफेस से पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है, फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट मतलब टोटल चार्ज अपॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज। तो ये तो हुआ टोटल फ्लक्स, लेकिन मुझे निकालना है केवल एक फेज से पास होने वाला फ्लक्स। तो भाई 6 फेज से टोटल अगर इतना हो रहा है तो एक फेज से इसका 1/6 हो जाएगा ना। अरे 6 के 6 फेज के हिस्से में 1/6 आएगा, तभी तो इसका मतलब टोटल फ्लक्स अगर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है तो फिर फ्लक्स फ्रॉम वन फेज, 5 फॉर वन फेज, एक अकेले फेज के लिए 5 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 5 बराबर 1/6 टाइम्स ऑफ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन में ढूंढ लीजिए, तो ऑप्शन में कहीं दिया होगा Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। जी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे में क्या कहा गया है, आई मीन इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये कह रहा है द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द यूनिट पॉजिटिव चार्ज केप्ट इन एयर। ओहो, 1 कूलाम का चार्ज हमने हवा में रख दिया, इस 1 कूलाम के चार्ज से टोटल कितना फ्लक्स बाहर आ रहा होगा। अगर ये 1 कूलाम का चार्ज, मतलब ऐसे समझ लीजिए ये कोई चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 1 कूलाम, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ऐसे निकल रही होंगी ना बाहर की ओर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगी ये, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आती हैं कमिंग आउट। तो कितने का है, लेकिन यूनिट का है ना उसने, यूनिट चार्ज, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब 1 कूलाम का चार्ज है। तो इस 1 कूलाम के चार्ज से पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा है हमसे। तो भाई इसको घेरता हुआ एक गॉसियन सरफेस बना दीजिए ना आप,
इसको घेरता हुआ एक गॉसियन सरफेस बना दीजिए। गॉसियन सरफेस मतलब इस चार्ज को वो क्या कर रहा हो, इनक्लोज कर रहा हो। तो गॉस थ्योरम के मुताबिक क्या है कि अगर कोई गॉसियन सरफेस किसी एक चार्ज को इनक्लोज कर लेता है तो उस गॉसियन सरफेस से पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1/ε0 टाइम्स ऑफ द चार्ज होता है, यानी फाई टी इक्वल टू 1/ε टाइम्स ऑफ द चार्ज। तो चार्ज की वैल्यू कितनी दी गई है क्वेश्चन में, 1, तो बस सीधे सीधे आंसर हो जाएगा आपका फाई इक्वल टू 1/ε टाइम्स ऑफ 1, मतलब आंसर 1/ε0। लेकिन ऑप्शन में कहीं ये नज़र नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन में क्या नज़र आ रहा है, एक जगह ε0 लिखा है, एक जगह ε0 का इन्वर्स लिखा है, और एक जगह 4πε0 का इन्वर्स लिखा है, और एक जगह 4πε0 लिखा है चौथे ऑप्शन में। लेकिन नहीं, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि इसको ऊपर ले जाके क्या बन जाएगा, ε0 की पावर -1। मुझे उम्मीद है कि आपको बड़े आराम से क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और आप इनको एंजॉय भी कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो फिर एक काम आप भी कर लीजिए ना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट सिलेंडर ऑफ रेडियस कैपिटल आर हैविंग चार्ज क्यू पर यूनिट लेंथ। ओहो, यानी कहने का मतलब यह है कि एक सिलेंड्रिकल वायर है कोई, और उसकी जो रेडियस दी गई है वो हमें आर दी गई है, और उसकी जो लेंथ दी गई है वो एल होगी, मान लीजिए एल है। और फिर हमसे क्या कह रहा है कि चार्ज जो है उसके ऊपर क्यू चार्ज है पर यूनिट लेंथ, मतलब एक तरीके से उसका लैम्डा भी दिया हुआ है, लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल होता है फॉर्मूले में, लेकिन ये Q/1 दिया गया है, लैम्डा ही सीधे Q के इक्वल दिया है, क्योंकि Q/L की वैल्यू यानी Q/L ही Q के इक्वल दिया है, पर यूनिट लेंथ ही Q है। चलो उसकी ज़रूरत भी नहीं है, सिंपली समझ में आ जाएगा क्या, Q पर यूनिट लेंथ ऑफ द डिस्टेंस आर डिस्टेंस पर, यहाँ से आर डिस्टेंस दूर, ये आर की जो वैल्यू है वो कैपिटल आर से बहुत बड़ी है, मतलब कि स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर से बड़ा है। यानी कि जो सिलिंड्रिकल वायर आपने बनाया है इसकी रेडियस उस पॉइंट के कंपैरिजन में बहुत छोटी है। इसका मतलब ये एक सिलिंड्रिकल वायर की तरह हो गया, और एक सिलिंड्रिकल वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है 1/ε0 टाइम्स 1/4πε टाइम्स ऑफ λ/r, यानी λ/4πε0r। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन में देखिए, इसने पूछा है कि एक इस वायर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो पहला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी कि इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, ए पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस a/2 डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड स्मॉल a, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर इज। ओके, देखिए एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर की साइड कितनी दी गई है, ऑप्शंस आप देख लीजिए, है ना, वो तो मिल ही जाएंगे, आप देखिए आराम से। एक स्क्वायर है जिसकी साइड a है, इस a साइड के स्क्वायर को आप यहाँ से सोचेंगे तो फिर ऐसे समझना पड़ेगा कि ये इसका सेंटर है, यहाँ इसके सेंटर से a/2 डिस्टेंस ऊपर, मतलब अगर स्क्वायर को ऐसे रखा तो स्क्वायर अगर ऐसे होगा तो इसके a/2 डिस्टेंस ऊपर, यानी इसका सेंटर लाई कर रहा होगा। मतलब इसी ए स्क्वायर की साइड वाले अगर आप 6 फेस इसके आसपास रख देंगे, 5 फेस और, तो ये क्यूब बन जाएगा। उसके सेंटर के जस्ट a/2 मीटर ऊपर आपने क्या कर दिया, प्लस Q चार्ज रख दिया, और आपसे अब पूछा गया कि इस स्क्वायर से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा। ये पिछले क्वेश्चन के जैसा ही हो गया ना। अरे भाई, इस स्क्वायर को पूरा करता हुआ इस स्क्वायर के अगल बगल आप 5 फेस और रख दीजिए। क्यों? क्योंकि उस चार्ज को आपको इनक्लोज तो करना पड़ेगा। अगर फ्लक्स निकालना है तो चार्ज इनक्लोज होना चाहिए, तो चार्ज तो इनक्लोज करना पड़ेगा, बिना इनक्लोज किए तो चार्ज होगा नहीं। तो गॉसियन सरफेस को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर के ऊपर 5 फेस, 2 ऐसे 2 ऐसे, एक इसके ऊपर, जब हम 5 फेस और बनाएंगे तो ये क्यूब बन जाएगा। जब ये क्यूब बन जाएगा तो उस क्यूब के सेंटर पर रखा होगा आपका प्लस Q चार्ज। अब उस प्लस Q चार्ज का टोटल फ्लक्स उस क्यूब से, जो आपने इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बनाया है, उस गॉसियन सरफेस से पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा Q/ε0। लेकिन ये स्क्वायर उसी गॉसियन क्यूब का एक हिस्सा है, एक पार्ट है, एक फेस है। उन 6 फेस में से एक फेस ये भी है, तो इस वाले फेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1/ε0 टाइम्स हो जाएगा। यानी कि 5 फेस या 5 स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो 5 स्क्वायर 1/6 टाइम्स ऑफ Q/ε0 हो जाएगा। तो ऑप्शन में ढूंढिए कहीं है क्या। पहला है Q/ε0, दूसरा है Q/πε0, तीसरा है Q/4ε0, चौथा है Q/6ε0। तो Q/6ε0 इज द राइट आंसर। तो 16th क्वेश्चन भी हुआ हमारा। चलिए डी पार्ट सही आंसर है। 17th की तरफ बढ़िए। 17th क्या कह रहा है,
देखिए ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई ड्यू टू होलो स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस कैपिटल आर एज आई फंक्शन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। क्या बढ़िया क्वेश्चन है, क्या गजब का क्वेश्चन है। आप समझिए ग्राफिकल क्वेश्चन है, ग्राफ दिया गया है, आपको बताना है उन 4 ग्राफ में से सिलेक्ट करके कि कौन सा ग्राफ एप्रोप्रिएट है किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर के लिए। मतलब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ वेरिएशन बताना है क्या होगा। अब यहीं आकर मैं आपसे फिर कहूँगा कि अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहला वीडियो देखिए, आपको समझ में आएंगी चीज़ें। और लिंक से लिंक जब जुड़ना लगेगा, जब कॉन्टिन्यूसली आप फॉलो करेंगे इस सीरीज़ को, यानी कि वीडियो के बाद जस्ट दूसरा वीडियो, दूसरे के बाद तीसरा वीडियो जब आप फॉलो करेंगे तो आसानी से आपको चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में मैंने स्फेरिकल शेल के कारण बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के फॉर्मूले बताए हैं, तो अगर वो आपके याद होंगे तुरंत आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। इसने पूछा है स्फेरिकल शेल है, स्फेरिकल शेल मतलब खोखली शेल है, उस खोखली शेल के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ऐसे, तो क्यू चार्ज मैंने इस स्फेरिकल शेल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जिसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। अब इसके बाद इसने क्या कहा कि कैपिटल आर उसकी रेडियस दी गई है खास क्वेश्चन में, और डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन पूछा है। तो मैंने आपको बताया था, याद होगा आप लोगों को, कि ई इनसाइड कितना होता है, 0। स्फेरिकल शेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी अंदर की ओर 0 होती है, और सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, ई सरफेस होता है। पिछली क्लास में, पिछली वीडियो में मैंने बताया ये फॉर्मूले 1/4πε0 Q/r² होता है। ठीक है जी, ओके। यानी इस सरफेस पर भाई 3 पॉइंट हो सकता है ना, एक पॉइंट या तो यहाँ लाई कर सकता है, या कोई पॉइंट यहाँ लाई कर सकता है, या कोई पॉइंट यहाँ पर लाई कर सकता है, इस पॉइंट को एम नाम दे दिया। एक पॉइंट कोई बाहर लाई कर सकता है, आउटसाइड। तो ई इनसाइड हमेशा 0 रहेगा, पूरे अंदर की ओर 0। फिर सरफेस पर कितना रहेगा, 1/4πε0 Q/r²। बाहर की ओर कितना रहेगा, तो मैंने वो भी फॉर्मूला आपको बताया कि ई आउटसाइड का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q/r² होता है। तो यानी कि इस आर पे डिपेंड कर रहा है। अब आइए जरा ग्राफ बनाते हैं। तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ पूछा है, अरे समझ पा रहे हो ना। तो भाई आर के ऊपर डिपेंड करना, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता हुआ ग्राफ बनाना है। तो बताओ जरा मुझे, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी, 0। जैसे जैसे सेंटर से आगे जाओगे, जैसे जैसे थोड़ा आगे बढ़ोगे, अभी भी 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0। समझ पा रहे हैं ना। तो अंदर की ओर हर पॉइंट पर, यानी जब तक कि हम यहाँ से यहाँ ना पहुँच जाएं, तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या रहेगी, 0। तो यानी जब आर की वैल्यू 0 है, यानी रेडियस 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0। थोड़ा बढ़ा दिया फिर 0, फिर बढ़ा दिया फिर 0, फिर बढ़ा दिया फिर 0, फिर बढ़ा दिया फिर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक 0 है। लेकिन जैसे ही हम सरफेस पे पहुँचे तो अचानक इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, 1/4πε0 Q/r², अचानक बढ़ गई, एकदम से 0 से बढ़ के कितनी हो गई, 1/4πε0 Q/r²। अचानक बढ़ना, वेरी ऐसे नहीं कर रहा है कि धीरे धीरे वेरी कर रहा है, ग्रेजुअली अचानक चेंज आ गया, अचानक बढ़ गई, इसका मतलब अचानक बढ़ाना, इसको कहते हैं अचानक बढ़ना। इस पॉइंट पे पहुंचते ही एकदम से 0 से राइज करके कितनी हो गई, इतनी हो गई। तो इसका मतलब ये कौन सा पॉइंट है, ये स्मॉल r बराबर कैपिटल R है। यानी जब आप इस स्मॉल r की वैल्यू, मतलब जो आपने डिस्टेंस जिसके रेस्पेक्ट में हम वेरी करा रहे हैं, जब ये डिस्टेंस 0 से बढ़ते 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 कितनी हो गई, रेडियस के बराबर हो गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी अचानक ज़्यादा हो गई। और अचानक ज़्यादा होने के बाद फिर क्या हुआ, इसके आगे आपने आर को और वेरी कराया। तो जैसे जैसे आप आर को और वेरी कराएंगे, तो अब क्या देख रहे हैं हम कि आउटसाइड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इस r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी आर पे डिपेंड तो कर रही है, लेकिन इनवर्सली डिपेंड कर रही है, और वो भी स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है। तो जैसे जैसे अब आर बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी घटेगी। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी घटेगी तो इसका मतलब कैसे घटेगी, पैराबोलिकली घटेगी या लीनियरली घटेगी। तो हम कहेंगे आर का स्क्वायर है, इसका मतलब क्वाड्रेटिक है, मतलब पैराबोलिकली डिक्रीज होगी। तो यहाँ से आगे इसको डिक्रीज करा दीजिए आप, ऐसे डिक्रीज हो जाएगी। अब ढूंढिए जरा ऐसा कोई ग्राफ आपको कहीं नज़र आ रहा है क्या। तो मैंने देखा पहला ग्राफ, दूसरा ग्राफ, दूसरे में ये दिया है कि यहाँ से वैरी कर रही है, बिल्कुल गलत हो गया। फिर ये दिया है तीसरे वाले में, बिल्कुल गलत हो गया। चौथे में ऐसे देखे ऐसे दिया है। और ये जो फोर्थ ऑप्शन है, मैंने जो पढ़ाया है, इतने सारे बच्चों को पढ़ाया है, ये चारों के चारों ही ग्राफ बच्चे बनाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन फ्रेम करते समय क्या ध्यान रखा जा रहा है कि स्टूडेंट कैसा ग्राफ बनाएगा,
उसके दिमाग में और क्या क्या आ सकता है, सही ग्राफ के अलावा और क्या क्या ग्राफ उसके दिमाग में आ सकते हैं। तो एक ग्राफ तो बिल्कुल सही दिया हुआ है ऑप्शन में, और बाकी के 3 ग्राफ वो दिए हैं जो आप बनाते हैं, जो आप कोशिश करते हैं गलत करने के लिए, जानबूझ के आप कहते हैं ना कि मैं तो गलत बनाऊंगा ताकि नंबर ना मिले ना, ऐसा नहीं करना है भाई, सही ग्राफ ढूंढिए। तो सही ग्राफ कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन ही सही ग्राफ को शो कर रहा है, मतलब आपका इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सच दैट एन इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इट वुड एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू वेट इज गिवन बाय। ओहो, इसने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताओ, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताओ जिसमें कोई एक इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए कि ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, बल्कि ऐसे ले लेते हैं बेहतर रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी है, मान लीजिए ऐसे है, ये इसकी वैल्यू E है, इसमें कोई एक इलेक्ट्रॉन, ये कौन है, इलेक्ट्रॉन, इतना बड़ा इलेक्ट्रॉन, अरे नहीं होता, आपको समझाने के लिए बना दिया, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन तो बहुत छोटा होता है जिसको देख भी नहीं सकते नेकेड आई से, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन है जिसका इलेक्ट्रॉन का वेट जो है वो नीचे की ओर लगेगा, और हम जानते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। तो इधर की तरफ अगर नेगेटिव चार्ज रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है, तो इसका मतलब ये वाला हिस्सा नेगेटिवली चार्ज, इधर की तरफ नेगेटिव प्लेट, ऊपर की तरफ पॉजिटिव प्लेट होगी, तो उसके कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जनरेट हो जाएगी। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इलेक्ट्रॉन अगर छोड़ा जाएगा तो नीचे वाली नेगेटिव प्लेट उसको रिपेल करेगी, ऊपर वाली उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी, लेकिन वेट नीचे लग रहा होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उस पर किधर की ओर लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा, और उसका अपना वेट किधर की ओर लगेगा, नीचे की ओर लगेगा। तो ये इसको क्या कर लेगा, बैलेंस कर लेगा। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, F बराबर क्या होता है भाई, अरे F बराबर QE तो पढ़ा होगा, बिल्कुल। तो इसका मतलब FE की वैल्यू कितनी, QE, Q कितना होता है इलेक्ट्रॉन के लिए, स्मॉल e, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है E, और वेट कितना हो गया W बराबर mg। तो उसने कहा कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ जिसमें कि वेट के बराबर ही फोर्स लग रहा हो, तो यानी कि FE बराबर W, यानी E बराबर mg, हमें कैपिटल E निकालना है, तो आंसर आ जाएगा mg अपॉन स्मॉल e। देखिए कहीं कोई ऑप्शन है क्या, क्वेश्चन नंबर क्या था ये 18, तो क्वेश्चन नंबर 18 के ऑप्शन में देखिए mg अपॉन e, हाँ बिल्कुल बी पार्ट में दिया हुआ है mg अपॉन e, है ना। और भी ऑप्शन हैं, उन ऑप्शंस को भी देखिए, लेकिन जब आपको आंसर मिल गया तो क्या देखना, बी पार्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, देखिए बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 ये कह रहा है कि 2 पॉजिटिव चार्ज हैं जो कि ऐसे रखे हुए हैं, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इस वाई एक्सिस पर 2 पॉजिटिव चार्ज रखे हुए हैं। क्या कह रहा है, द 2 पॉजिटिव चार्ज Q2 एंड Q3 फिक्स्ड अलोंग द वाई एक्सिस एक्सर्ट ए नेट इलेक्ट्रिक फोर्स इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ऑन ए चार्ज माइनस Q1 प्लेस्ड अलोंग द एक्स एक्सिस। ओके, एक चार्ज पार्टिकल है प्लस का, सॉरी Q1, सिर्फ Q1 कहा, अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इनके बारे में बता दिया कि ये दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं, Q2 और Q3, जो कि कहाँ पर रखे हुए हैं, वाई एक्सिस पे रखे हुए हैं। क्वेश्चन को आप दोबारा भी रीड कर सकते हैं, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन नोट कर लिए अपनी नोटबुक में, और फिर जब क्वेश्चन आप नोटबुक में अपना नोट कर लेंगे तो आपके पास क्वेश्चन भी हो गया और सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ अभी वीडियो में, तो आराम से पूरी वीडियो को तसल्ली के साथ देखिए, आपको सारे क्वेश्चंस भी समझ में आएंगे और आपकी नोटबुक में नोट डाउन भी हो जाएंगे, तो और आगे आने वाले वक्त में यानी एग्ज़ाम में आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएंगे। और अगर आप भी तैयार हैं कि 100% लाने के लिए, और कोई बड़ी बात नहीं है, आजकल तो 100% आ जाते हैं लोगों के बड़े आराम से, तो बस चलिए, तो कहने का मतलब क्या है, ये प्लस Q2 हो गया, ये प्लस Q3 हो गया, यहाँ पर प्लस ये Q1 रखा, अभी पता नहीं Q1 के बारे में कुछ पढ़ के देखो ना, समझ में आ जाएगा अपने आप। इसने कहा 2 पॉजिटिव चार्ज Q2 और Q3 वाई एक्सिस पे रखे हुए हैं, एक्सर्ट इन नेट इलेक्ट्रिक फोर्स इन प्लस x डायरेक्शन ऑन ए चार्ज Q1 फिक्स्ड अलोंग द एक्स एक्सिस। ओहो, एक्स एक्सिस पे Q1 चार्ज रखा हुआ है, उस पर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, मतलब ये दोनों जो नेट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दोनों ये इक्वल भी हैं और पॉजिटिव भी हैं। अच्छा, इक्वल अगर नहीं भी हैं तो तब भी इनके बारे में कहा गया है कि दोनों पॉजिटिव हैं, और इसको किधर की ओर फोर्स दे रहे हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर। यही तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, ये इधर वाली तो नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है, तो इधर की ओर फोर्स लगा रहे हैं। इसका सीधा मतलब हो गया, अगर मान लो ये नेगेटिव नहीं होता, इसका मतलब ये कैसा होगा, ये कंफर्म हो गया कि नेगेटिवली चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि ये इधर की ओर आ रहा है, इधर की ओर। अरे भाई, अपनी ओर कब खींचेंगे? 2 पॉजिटिव चार्ज किसको अपनी ओर खींचेंगे? नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर खींचेंगे ना।
अरे दो पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को थोड़ी ना खींचेंगे, पॉजिटिव थोड़ी पॉजिटिव को रिपेल करता है, अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्शन तो पॉजिटिव नेगेटिव पे लगाता है ना, तो इसका मतलब दोनों पॉजिटिव इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे, और जब इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे तो हम समझ गए कि ये कैसा फोर्स हो, ये कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव ही नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। तो इसका साइन भी हमने डिसाइड कर लिया कि नेगेटिव होगा। अब क्या कहा इसने, इफ ए पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू इज एडेड एट x,0, ओहो पर दिमाग लगवा रहा है भाई, मैथ्स भी लगवा रहा है। x,0 मतलब यानी कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल यहां पर रख दिया जाए, x,0 मतलब पॉजिटिव x एक्सिस पर रखा होगा, तो एक और चार्ज हमने प्लस क्यू यहां रख दिया। तो जब हमने, यानी ये तो पहली सिचुएशन है, ऐसा फोर्स लग रहा है। अगर आप दूसरी सिचुएशन को भी दूसरे डायग्राम में समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये आपका हो गया y एक्सिस, ये x एक्सिस, आपने अब की बार यहाँ पर एक प्लस q चार्ज और रख दिया, और ये पहले से ही रखे हुए थे q2 और q3, और ये यहाँ पर रखा हुआ था पहले से माइनस का q1। तो ये इन दोनों के कारण भी अट्रैक्शन महसूस कर रहा था, और ये जो चार्ज आपने रखा ये कैसा है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव भी उसको अट्रैक्ट ही करेगा अपनी ओर। तो इसका मतलब इसके कारण एक और फोर्स बढ़ जाएगा। अरे भाई एक फोर्स पहले से लग रहा था F, और एक F डैश और बढ़ जाएगा, किसके कारण, इस Q के कारण। और किस डायरेक्शन में बढ़ेगा, उसी डायरेक्शन में जिसमें पहले वाला फोर्स लग रहा था। तो इसका मतलब है कि दोनों का मिला के जो टोटल फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, F प्लस F डैश के इक्वल हो जाएगा। तो यानी कि जो फोर्स होगा वो बढ़ेगा। चलिए ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछा, द फोर्स नाउ, है ना, ऐसे करके पूछा, द फोर्स ऑन Q1 इज, अब इस Q1 पर लगने वाला फोर्स, अब आगे चार ऑप्शन दिए हैं, शेल इंक्रीजेज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, शेल इंक्रीजेज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यही है। पहला ही ऑप्शन मिल गया तुरंत आंसर में, लेकिन चलो फिर भी पढ़ लेते हैं। उसने कहा शेल पॉइंट अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस, शेल इंक्रीजेज बट द डायरेक्शन चेंज बिकॉज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ Q एंड Q2 एंड Q बाई, अरे सब कुछ नहीं है। शेल डिक्रीजेज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब इसकी ओर घटेगा, ठीक है ना। शेल डिक्रीजेज नहीं, उसने क्या कहा, शेल इंक्रीजेज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। भाई जैसे जैसे आपने ये चार्ज बढ़ाया तो इधर की ओर फोर्स बढ़ेगा, सिंपल। तो पहला ही ऑप्शन आपको इसमें सही मिल रहा है। दूसरे आप पढ़ के भी देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि बाकी गलत हैं, क्योंकि ये तो आपको एक्सप्लेनेशन मैंने दे ही दिया है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज। ये तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आपको अलग से कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, सिंपली समझ में आ जाएगा। उसने कहा कि द इलेक्ट्रिक फील्ड, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली बात, आपको चार स्टेटमेंट पढ़ने हैं, चारों में से सबसे अप्रोप्रिएट करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये जानना है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। नहीं भाई कैसी बातें कर रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कॉन्टिन्यूअस होती है, नहीं कॉन्टिन्यूअस नहीं होती, कभी कभी ब्रेक भी हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, ठीक है ना, तो चीज़ें टूट सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आगे, कॉन्टिन्यूअस इफ देयर इज ए चार्ज एट द पॉइंट, अरे इसने कहा कि कॉन्टिन्यूअस होगी अगर वहाँ पर एक पॉइंट होगा जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहते हैं। मान लीजिए मैं पता करना चाहता हूँ यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो ये कह रहा अगर वहाँ कोई चार्ज मौजूद होगा तो वहाँ पर कॉन्टिन्यूअस होगी, ठीक है ना। कॉन्टिन्यूअस नहीं, जहाँ चार्ज खुद रखा है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिसकॉन्टिन्यू हो जाती है। अगर कोई दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ आ रही है तो यहाँ की क्या हो जाएगी, डिसकॉन्टिन्यू हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ आ रही होगी, मान लो कोई और दूसरा पॉजिटिव चार्ज हो और वो उसके कारण यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन्स आना भी चाहेगी, तो ये पॉजिटिव उस पॉजिटिव को रिपेल करके उसको रोक देगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस नहीं रह जाएगी। फिर थर्ड ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड में कह रहा है कि डिसकॉन्टिन्यूअस ओनली इफ देयर इज अ नेगेटिव चार्ज एट द पॉइंट। नहीं, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है, नेगेटिव चार्ज हो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो, इस पॉइंट पर चाहे पॉजिटिव चार्ज रखा हो चाहे नेगेटिव चार्ज रखा हो, डिसकॉन्टिन्यू होना ही होना है इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो फिर चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है, डिसकॉन्टिन्यूअस इफ देयर इज अ चार्ज एट दैट पॉइंट। तो वो क्योंकि उसमें ओनली वर्ड यूज़ किया था कि जब केवल नेगेटिव चार्ज रखा होगा तो डिसकॉन्टिन्यू होगी, नहीं तो पॉजिटिव होगा तब भी और नेगेटिव होगा तो भी क्या होंगी, डिसकॉन्टिन्यू हो जाएगी। तो चौथा ऑप्शन सबसे अप्रोप्रिएट है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे फंसते हैं अक्सर, क्योंकि उनको लगता है ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है। नहीं, सबसे अप्रोप्रिएट क्या है आंसर। तो इसने कहा कि डिसकॉन्टिन्यू हो जाएगी अगर उस पॉइंट पर कोई चार्ज रखा होगा। बिल्कुल सही, कोई भी चार्ज रखा हो, पॉजिटिव रखा हो नेगेटिव रखा हो, जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी देख रहे हैं अगर उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव कोई चार्ज रखा है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी डिसकॉन्टिन्यू हो जाएगी। तो इसका मतलब डी पार्ट इज़ द राइट आंसर। मुझे पूरी उम्मीद है कि जितना एंजॉय मैंने किया उतना ही आपने भी किया होगा इस वीडियो को। और अगर आप वीडियोस को एंजॉय भी कर रहे हैं और आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स में इन वीडियोस को शेयर करना कतई ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। वेरी वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग।